नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इस्तीफे का इंतजार, सियासत बेखबर। मसला वही है, विजय शाह जी मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उनकी अपमानजनक टिप्पणी, जिस पर उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी है। और अभी बीजेपी का स्टैंड जो समझ आ रहा है, केंद्र से तय हुआ है, वो स्टैंड ये है, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है। वो स्टैंड ये है कि न्यायालयीन जो भी निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे और कांग्रेस हमें ना समझाए कि किसका इस्तीफ़ा होना है। अगर ऐसा होता तो सिद्धारमैया जी का इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांग लिया। तमाम बातें हैं, पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। ये मानसिकता केवल विजय शाह जी की नहीं है, ये जितने भी भाजपा के संघी जो ट्रोल आर्मी है उसको आप देख लो। जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। मैं तो समझता हूं कि उनको खुद ही विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उन्हें लगा कि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, पद बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, वो इस्तीफा दे देते तो बड़प्पन बनता, लेकिन नहीं करते तो पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए। विपक्ष लगातार विजय शाह के मसले पर बीजेपी को घेर रहा है। कर्नल सोफिया से माफी मांगी जा रही है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी विजय शाह को फटकार लगा चुका है। पर अब तक मंत्री जी की कुर्सी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इसे लेकर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। ये मानसिकता केवल विजय शाह जी की नहीं है, ये जितने भी भाजपा के संघी जो ट्रोल आर्मी है उसको आप देख लो। जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उनको खुद ही विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उन्हें लगा कि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, पद बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, वो इस्तीफा दे देते तो बड़प्पन बनता, लेकिन नहीं करते तो पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को विजय शाह के मामले में सुप्रीम सुनवाई हुई। कैबिनेट मंत्री ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री को शोभा देता है। संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो इधर एमपी हाईकोर्ट ने एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई और कहा कि बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। आज जो माननीय हाईकोर्ट में एफआईआर पेश की गई, उसको देख करके पढ़ के कि माननीय न्यायालय बहुत ही एजिटेट हुई और सरकार को फटकार भी लगाई कि आपने इसमें वो सारे लूप होल छोड़ दिए हैं कि एफआईआर 482 में तत्काल निरस्त हो जाए और जो धाराएं लगी हैं वो आजीवन कारावास के अपराध तक दंडनीय हैं और जिनमें 7 वर्ष से कम सजा नहीं हो सकती। इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी एक्स पोस्ट में लिखा कि विजय शाह का बयान हमें शर्मिंदा कर रहा है। मंत्री जी इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त करें, तो बीजेपी इस मसले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए मौका चौका लगाने वाला है। तो बीजेपी राष्ट्रवाद और आदिवासी प्रेम में उलझी सी नजर आ रही है। मैच कहां फंसा है, ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। तो अब गेंद केंद्र के पाले में है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। तो आपने देखा कि ये पूरा मसला जो समझा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ इस लाइन को तय किया है कि न्यायालय से जो आदेश होगा हम उसको फॉलो करेंगे। और सवाल ये है कि इसमें क्या चीज़ है कि जो बीजेपी के हक में जाती है। बीजेपी सीधी कार्रवाई से बच जाएगी और जो उसका कहना होगा कि हमने ये कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर एफआईआर हुई और अब न्यायालय ने ये भी कहा है कि पद पे रहने का अधिकार है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अनुमान लगाएं
तो कुछ इस तरह की टिप्पणी आती है या और कुछ हार्श टिप्पणी आती है शुक्रवार को, यानी एक दिन बाद सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। अगर कोई ऐसी टिप्पणी आती है तो उसके आधार पर बीजेपी फैसला ले सकती है और इसमें वो कहीं नहीं उलझती हुई नजर आएगी, ऐसा शायद उनके रणनीतिकारों का सोचना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में करीब करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजाति आबादी है, और इसमें भी गौंड जाति करीब करीब 58 लाख है, जो 26% के आसपास है। तो कहीं ये थॉट हो सकता है। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं वो देख लीजिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कहाँ फंसा है पेच? क्या विजय शाह का मामला केंद्रीय नेतृत्व के पाले में अटका था? अब जवाब मिल गया है, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। क्या सरकारी कार्यक्रम से फोटो हटाने की खानापूर्ति, ये क्या कार्रवाई काफ़ी है? ये हमारे सवाल हैं। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, और अजीत भदौरिया जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और साथ ही हैं पंकज चतुर्वेदी जी, सीनियर लीडर, बीजेपी प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर। मनोज, लाइन क्या यही है कि न्यायालय पर छोड़ दिया गया है मसला? न्यायालय हो सकता है बहुत हार्श टिप्पणी करे और वो ये भी कहे कि नैतिक आधार पर, मोरल ग्राउंड्स पर पद पर रहने का अधिकार नहीं है, और उसको आधार बनाकर बीजेपी ये कहे कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं था न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद, तो हम आगे बढ़ेंगे, और न्यायालय नहीं कहता है तो पॉलिटिकल बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री के बयान से तो यही लगता है, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो न्यायालय कहेगा वो हम करेंगे। अभी जो कहा वो भी किया, आगे जो कहेंगे उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे, यथा योग्य पालन करेंगे। तो उनके बयान से तो यही नज़र आता। लेकिन शरद जी, पूरा कल से हम लोग लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और ये भी समझ आ रहा था कि जब भी कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो मुझे नहीं लगा कि ये देखने में आया अमूमन कि इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन ये मसला ऐसा है, जैसा आपने कहा, कि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो जो जनजाति का वर्ग है उसको वो खोना नहीं चाहेगी, दूसरा राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद को लेकर वो आगे बढ़ रही है। सोफिया जैसा जो बिटिया जिनको कहना है, सैल्यूट मारा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन उन्हीं पर बयान आता तो मुश्किल भी बढ़ाता। पर अब जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है उससे बिल्कुल ये साफ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कल का जो भी निर्णय होगा उस तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार करने के पीछे रणनीतिक तौर पर जो चीज़ें दिखाई देती है, चाहे उसको जातिगत समीकरणों को देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में करीब 84 सीटें आती है जो सीटें जनजाति को प्रभावित करती है। पर ये सवाल है, कांग्रेस के लिए एक मौका जरूर देगा बोलने का, क्योंकि आपको सवाल का जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि जो कहा है उसको तो कोई भी ठीक नहीं मानेगा। न्यायालय ने भी नहीं माना तो फिर आम जनता क्यों ठीक मानेगी? बिल्कुल, और ये कठिन फैसला होगा जिसकी रक्षा करना बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस मसले पर पूरे देश से आवाज़ आई है, और आज मैं एक राष्ट्रीय चैनल में बीजेपी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन को देख रहा था जो एंकर के साथ पानी पी कर विजय शाह जी को कोस रही थी और कह रही थी मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे, ये बहुत निंदनीय है, बहुत, और आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी फैसला आएगा। बहरहाल ये उनका कहना था। अब क्या लाइन थी, क्या ये दिल्ली की लाइन थी या नहीं थी? मैं चलूँगा पहले अजीत भदौरिया साहब की तरफ और फिर पंकज जी की तरफ। अजीत जी, टिप्पणी आपकी। देखिए आदरणीय शरद जी, मैं आपसे समय चाहूंगा। देखेंगे कि 2014 के बाद से, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लोकतंत्र के नियमों, मूल्यों, सिद्धांतों का पतन लगातार होता चला जा रहा है। आप चाहे सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त के मसले हो, चाहे भाषा का स्तर हो, लगातार गिरता चला जा रहा है। आप आदरणीय शरद जी बहुत विद्वान दोनों जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे, पुराना सिनेरियो उठाइए, गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद हो या गृह राज्य मंत्री शर्मा हो, टैनी हो, उनके बेटे किसानों पर कार चढ़ा देते, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से लेकर राज्यों तक उनको बचाने को लग जाती। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, विश्वास सारंग पे भ्रष्टाचार के इल्जाम हो, गोविंद राजपूत पे भ्रष्टाचार के इल्जाम हो, सारी सरकार बचाने को लग जाती। अभी विजय शाह जी ने तो आदरणीय साधना सिंह जी पर भी टिप्पणी की थी, उन्हीं के उस पर फिर क्यों हटा दिया गया? आदरणीय शरद जी, मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, यह टिप्पणी केवल सूफिया कुरैशी जी पर नहीं है,
किसी धर्म पर नहीं है, किसी समाज पर नहीं है, ये देश की अस्मिता पर है, सेना पर टिप्पणी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की ये नैतिकता पूरी खत्म हो गई क्या? जिससे सेना ने कल गर्व के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई पहलगांव हमले के बाद और उसके जवाब के बाद, उस बहन के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर इस तरीके की टिप्पणी करता है और उसके बाद मुख्यमंत्री, शर्म आना चाहिए। मोहन यादव जी, आपको कैसी गैर जिम्मेदाराना आप बयान दे रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगी। अरे कोर्ट ने क्या नहीं कहा, कोर्ट ने तो आपने एफआईआर दबाव में जो दर्ज की उस एफआईआर की भाषा तब पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपको मुख्यमंत्री रहने का आदरणीय मोहन यादव जी कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन से आप पर्ची आई आपके नाम की, आपने शपथ ली है, सिवाय हरि नारायण हरि भदौरिया साहब, एक मेरा आग्रह है कि भाषा का हम संयम रखेंगे, क्योंकि जिन्होंने तोड़ा है वो हाँ, और दूसरा विषय पर केंद्रित रहेंगे। देखिए ये विषय है, हाँ, विषय पर केंद्रित रहें जी। क्यों नहीं इस्तीफा हो रहा? आप मुख्यमंत्री जी का बयान क्या बिल्कुल मैं जवाब लूंगा पंकज जी से। आपसे विनम्रता से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री जी का बयान वाजिब है क्या? मेरी आत्मा रो रही है ये बयान सुन के। ये पल्ला झाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जी चलिए, मैं पंकज जी की तरफ चलता हूं। राजनीति का एक धर्म होता है अजीत जी, और वो कई बार बहुत गहरा और बहुत निर्मम भी होता है। ये आपके प्रश्न का शायद उत्तर है कि कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो राजनीतिक धर्म से जुड़ते हैं। वो कितने जन धर्म की तरफ जाते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम 2025 में हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री जी के युग में नहीं हैं कि रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। असली आधार तो नैतिक है, वो 5000 साल पहले भी उतना ही मजबूत था और आज भी उतना ही मजबूत है। पंकज जी, बड़े सवाल हैं कि आखिर इस्तीफे की कार्रवाई, बर्खास्तगी की कार्रवाई, वो तो अब पीछे चली गई, और बीजेपी की अब जो दृष्टि है, जिसका इंतज़ार था कि बीजेपी किस लाइन पर सामने आ रही है, वो है न्यायालय की कार्रवाई। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, क्या न्यायालय की कार्रवाई के बाद भी, सख्त निर्देशों के बाद कार्रवाई संभव है? देखिए शरद जी, आपने जैसे हमारे मित्र अजीत जी को समय दिया, उन्होंने दुनिया भर की बातचीत करी, और जो सवाल माननीय मुख्यमंत्री ने खड़ा किया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का, मुख्यमंत्री के ऊपर उन्हीं के राज्य में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, षड्यंत्र के आरोप, न्यायालय के आदेश पर संबंधित उन्हीं की सरकार, उन्हीं की व्यवस्था में प्रकरण पंजीबद्ध करती है, और आज की तारीख तक सिद्धरामैया जी कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, तब इस्तीफा क्यों नहीं लिया? तो ये कांग्रेस पार्टी की जो कंफर्टेबल पॉलिटिक्स ना था, आराम की राजनीति या समय के आऊंगा भदौरिया साहब, आऊंगा बिल्कुल, जैसे पंकज जी खत्म करेंगे आपकी तरफ। कांग्रेस के लिए मानदंड अलग और भाजपा के लिए मानदंड अलग। अभी दिग्विजय सिंह जी के विरोध में उनके भाई, जिसमें संदिग्ध है दोनों, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, सरला मिश्रा हत्याकांड में न्यायालय के आदेश पर दोबारा जांच शुरू हुई है। शरद जी, छोटा मामला नहीं है, किसी बेटी को जिंदा जलाकर मारने का मामला है, और कोर्ट की टिप्पणी उसमें है कि गलत तरीके से उस समय मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग हुआ और प्रकरण को रफा दफा किया गया। तब कांग्रेस पार्टी की नैतिकता कहाँ थी? आज दिग्विजय सिंह की बात करते संघ ही, अरे दिग्विजय सिंह जी, आप क्या समझो संघ, और ना आपके मुंह से संघ शब्द शोभा देता है। आपको तो कुसंग अच्छा लगता है, तुष्टिकरण का, वही उचित करते रहिए आप। जहां तक शरद जी विषय का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी ने कल कहा कि गंभीर और संवेदनशील पार्टी। एक सवाल जरूर छोटा सा है पंकज जी, कि भ्रष्टाचार और राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, इनको क्या एक पलड़े में रखेंगे हम? नहीं शरद जी, मैं भ्रष्टाचार और राष्ट्र धर्म को एक पलड़े में रखने की बात नहीं कर रहा, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ शरद जी। और नैतिकता एक होती है, हम नैतिकता को कांग्रेस की नैतिकता, भाजपा की नैतिकता, किसी एक विषय की नैतिकता, किसी अन्य विषय की नैतिकता इस आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। यदि हमारे मित्र नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता तो सर सरला मिश्रा के प्रकरण में आपको याद होगा कि तिरंगा हुबली मामले में झंडा फहराने को लेकर उमा जी पर जो विवाद था, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आडवाणी जी और तत्कालीन नेताओं से परामर्श के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शरद जी, मुझे स्पष्ट है कि उमा जी ने यहाँ से हुबली तक यात्रा निकाली, त्यागपत्र दिया, और फिर बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने, मुझे सब चीजें याद है। और मेरा आग्रह सर जी इतना सा है कि कांग्रेस से जो कांग्रेस की नैतिकता, भाजपा की नैतिकता, तेरी नैतिकता और मेरी नैतिकता, ये भिन्नता करती है, इस पर भेद है। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, और सर जी मामला
कोई कोर्ट नहीं गया, कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया है। तो जो मामला माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जैसा मामला कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कोर्ट ने जो आदेश दिया, यदि आदेश में संशोधन का विषय रखा, हमारे महाधिवक्ता आपके सामने बोल रहे थे कि कोर्ट ने संशोधन की आवश्यकता बताई है, तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो। और कल सुप्रीम कोर्ट ने विषय पर और सुनवाई, और शरद जी मैं ऐसा मानता हूँ कि विजय शाह जी अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में उनके विरुद्ध प्रकरण था, आज कोर्ट गए, कोर्ट ने जो कहा वो सबके सामने है, और कोई भी शरद जी टिप्पणी को उचित नहीं मान रहा। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि गंभीर पंकज जी, लेकिन संवेदनशील कोर्ट विषय है। ने जो टिप्पणियां की हैं आपने भी सुनी है कि मैं नरक को धरती पर ले आऊंगा, ये जस्टिस, माननीय जस्टिस साहब का स्टेटमेंट है। उनका ये भी कहना है कि कल मैं मर जाऊं तो। इतनी सख्त टिप्पणियां तो मीडिया की तरफ से कुछ भी नहीं है, मीडिया तो वही रिपोर्ट कर रहा है जो घट रहा है। जी सर जी, मैंने मीडिया की बात ही नहीं करी, मैंने कहा कि मीडिया कुछ गलत या सही रिपोर्ट कर रहा है। और मैं कभी भी शरद जी, मैं अप्रत्यक्ष तौर पर मीडिया का ही हिस्सा हूँ, जी, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने मीडिया के ऊपर, सहमत हूँ। मीडिया पर मैंने कोई टिप्पणी करे नहीं। ये न्यायालय का आधार, न्यायालय का जो आधार है, इसके पीछे क्या दलील है, बीजेपी की क्या दलील है? शरद जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आज वो कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान बखान कर रही है, उसकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? विषय नैतिकता के आप जो कह रहे हैं सहमत हो, भिन्न हो सकते हैं जी, और हम सब इस बात से सहमत हैं कि टिप्पणी उचित नहीं थी। जी, स्वयं विजय शाह जी ने कहा आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है। नैतिकता किसी एक पक्ष की तरफ नहीं झुकती है, और ये समीक्षक भी कहते हैं बार बार कि नैतिकता का दबाव बीजेपी अधिक लेती है, क्योंकि वो कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हम अलग हैं, हम कांग्रेस से अलग हैं, हम इससे अलग हैं। चलिए एक छोटा कमेंट अजीत जी, 10-15 सेकेंड में मैं मनोज जी की तरफ चलूंगा। आदरणीय शरद जी, पार्टी विद डिफरेंस का नारा 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था। कांग्रेस को कोसना है भारतीय जनता पार्टी के मित्र से लेकर मुख्यमंत्री तक। अरे उमा भारती जी तो आपकी मंत्री नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी तो मांग की है इस्तीफे की, उन्हीं की मांग मान लो आदरणीय मोहन यादव जी और पंकज चतुर्वेदी जी। उमा भारती जी की मांग मान लो, कांग्रेस की मांग मत मानो, उस देश की अस्मिता की मांग मान लो। आपकी देश की सेना ने, आपकी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी सूफिया कुरैशी जी से, ब्रांड बनी थी, चेहरा बनी थी, और उसका ऐसा अपमान। देखिए आदरणीय शरद जी, इस देश का किन किन प्लेटफॉर्मों पे अपमान हो रहा है सबके सामने। ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं, सबको मालूम है। आप दोनों लोग बहुत विद्वान हैं, सब मालूम है कि, परंतु अभी बात की जाएगी तो बहुत लंबी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की नैतिकता की, पंकज जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, माधवराज सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया था, ये कांग्रेस पार्टी की नैतिकता थी। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी का 2013 के बाद से एक व्यक्ति का इस्तीफा के वीडियो टैनी का लड़का किसानों के ऊपर, चलिए मैं लौटता हूँ। एक गंभीर विषय है, इसको हम, मुझे लगता है कि लोग बहुत गौर से सुनना चाहेंगे कि दोनों पार्टियों का स्टैंड है क्या, और वो समझना भी चाहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, वो पक्ष का हो या पक्ष का नहीं हो, तो ये आप ही की जिम्मेदारी, यानी राजनीतिक दल का दायित्व होता है कि वो उसके बारे में जनता को ठीक से समझा पाए। मनोज, जिस तरह का एक दबाव जुडिशियल डिसीजंस के बाद बना है, वो बड़ा ज़बरदस्त है बीजेपी के ऊपर। और ये जो फैसला है, एक कारण तो मोटे तौर पे यही समझ आता है कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि उसके हाथ पर कोई निशान इसका रहे कि उन्होंने एक सीनियर ट्राइबल लीडर को मध्य प्रदेश के उन्होंने बर्खास्त कर दिया या उन पर दबाव डालकर इस्तीफ़ा ले लिया, या पार्टी ये मानती है कि उनको कानूनी तौर पर राहत मिल सकती है। उनका स्टेटमेंट वैसा नहीं था जिस तरह का इंटरप्रिटेशन मीडिया में या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या कोर्ट की तरफ से हुआ है। अब ये नज़रिया हो सकता है, लेकिन किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि ये एक डिस्कम्फर्ट का विषय तो बीजेपी के लिए होगा, वो अपने को सहज नहीं इसमें कर पाएगी कि आखिर उसने ये सोचा, तो उसका कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी असहज है और होना भी चाहिए। अभी नैतिकता की बात कर रही थी शरद जी, मुझे लगता है कि नैतिकता की तो आज चर्चा ही नहीं होना चाहिए। यदि नैतिकता रही होती तो फिर विजय शाह खुद अपने आप से इस्तीफा दे दिए होते। जितना मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं पत्रकार होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, तो उन्हें तो अपने पद से त्यागपत्र दे देना ही चाहिए था। बाकी बात की बात है कि न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय की तरफ से जो, अब न्यायालय ने जो सब कुछ कह दिया उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता है।
जैसा आप भी कह रहे थे, तो निश्चित रूप से असहजता तो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, लेकिन जनता चाहती है कि आप सहज हो जाइए, सहजता के साथ कोई ऐसा निर्णय लीजिए जो दिखाई दे। देखिए, पद मिलता है, तमाम तरह की चीज़ें होती, सत्ता मिलती है, लेकिन कई बार जब राष्ट्रवाद जैसे ऐसे मसले आ जाते हैं तो फिर जनता का नज़रिया कुछ अलग होता है। तो मुझे लगता है ये इसमें बहुत ही सोच समझ के, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रवाद की बात भी करती है, तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती है और बहुत अच्छा काम अभी पहलगांव का जिस तरह का घटनाक्रम, जिस तरह सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में पैच भी फंस गया है और भारतीय जनता पार्टी खुद फंस गई है और सुप्रीम कोर्ट का फिर मैं कहूँगा कि इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही कि नैतिकता है कहाँ राजनीति में। ये बड़ा सवाल है कि किस नैतिकता की हम बात कर रहे हैं। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल एक जगह लिखते हैं कि नैतिकता एक तिपाई है, एक तिपाई स्टूल जैसा है कि जहाँ ज़रूरत होती है उसको रख दिया जाता है और उस पर एक छोटा सा चादर सा बिछा दिया जाता है। नैतिकता इतनी ही है। ये 60 के दशक में, 70 के दशक में लिखे गए एक उपन्यास की बात है। और नैतिकता का धर्म किसी एक दल के लिए नहीं है, ये सर्वव्यापी है। आज कांग्रेस भले ही इस मुद्दे को एक राजनीतिक मसले के तौर पर देखे अजीत जी, लेकिन सवाल आप ये मत सोचिए कि वो नुकीले और चुभते सवाल आपकी तरफ पहले भी उठे थे और भविष्य में भी उठेंगे। और नैतिकता का जवाब नैतिकता ही हो सकती है, नैतिकता का जवाब उससे बचना नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं बचना हो सकता आदरणीय शरद जी। देखिए, आप नैतिकता से और जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, परंतु आपको ऐसा लगता है कि शुतुरमुर्ग जब रेत के अंदर मुंह छुपा लेता है ना, कि दुनिया कोई नहीं देख रही, वही हालत भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए ना मोहन जी। अच्छा तो आज तब लगता जब मोहन यादव जी का ये स्टेटमेंट आता आदरणीय शरद जी कि मैंने इस्तीफा ले लिया है विजय शाह जी का और कोर्ट जो निर्णय देगी। लेकिन अजीत जी, आप भी समझते हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का मसला है और ये मसला बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के, उनके परामर्श के बिना नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात दिल्ली तो जाती ही है। 48 घंटे हो गए आदरणीय शरद जी, राष्ट्रीय अस्मिता से बड़ा है कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा? मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। एक राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने, सेना का अपमान किया आदरणीय शरद जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये माना जाएगा नरेंद्र मोदी जी से लेकर मोहन यादव जी तक सब सेना का अपमान कर रहे हैं और राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये आज अच्छा तब रहता आदरणीय शरद जी, मोहन यादव जी कहते ये इस्तीफा है, कोर्ट अगर क्लीन चिट देगी दोबारा शपथ दिलाओगी, होना चाहिए। मान लीजिए काल्पनिक सवाल है, इस्तीफा हो गया तो धन्यवाद देंगे बीजेपी को? क्यों देंगे? क्योंकि उसको संवैधानिक धन्यवाद भी नहीं देंगे रहने का जी कोई जरूरत नहीं है जी 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 जिस व्यक्ति को 1 मिनट आदरणीय शरद जी संवैधानिक पद पे रहने का अधिकार नहीं है, FIR के बाद तो वो खो चुका है। भाजपा कह रही मैं लौटता हूं आपकी बातों से हम असहमत नहीं हैं, क्योंकि नैतिक आधार एक बहुत बड़ा आधार है। और जो बातें आपने कही हैं अजीत जी, व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप को अगर हम अलग हटा दें उसमें से, तो आपने जो बातें कही हैं वो बातें बीजेपी के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज है। पंकज जी, निश्चित तौर पर आप पार्टी के धर्म के साथ हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पार्टी के धर्म के साथ हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव फैसला होता है। इसके लिए दिल्ली देखा जाता है, JP नड्डा जी से बात होती है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से बात होती है, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचती है। हो सकता है कि अभी कुछ सरप्राइजेज हों, हो सकता है कुछ बहुत ज़रूरी विषय हों जो इससे ज़रूरी हों, केंद्र के पास कुछ निर्णय अंदर अंदर हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा आपने कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और किसी भी छोटे बड़े विषय पर संगठन तय करता है। और जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के संगठन और केंद्र के संगठन में जो प्रभारी है उनके बीच में संवाद है और जो निर्णय आएगा संगठन के स्तर पर आएगा। कांग्रेस का जो आरोप है शरद जी, हमको उससे आपत्ति नहीं, उनका अधिकार है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन शरद जी, भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के आधार पर निर्णय नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के काम करने की अपनी प्रक्रिया पद्धति है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब पूरा विषय अब तो उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया शरद जी, और कल उस विषय में संबंधित उच्च न्यायालय संभवतः
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास है, जिन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया विषय। चलिए चलिए, वो अब स्वयं वक्त उस नहीं है विषय हमारे को पास। देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। निवेदन मान लीजिए पंकज जी, कांग्रेस का नहीं मान रहे, उमा जी का मान लीजिए। चलिए 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 चलिए, कल न्यायालय की सुनवाई है और जिस तरह के न्यायालय के तेवर हैं ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय किस टिप्पणी के साथ और किस सजेशन के साथ आता है। क्या ये हाई कोर्ट से एकदम मुख्तलिफ होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, या ये हाई कोर्ट की लाइन को ही आगे बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए चुनौती है। चुनौती क्या हो सकती है? चुनौती ये हो सकती है कि कहीं उसका एक बड़ा और व्यापक आदिवासी समूह ना नाराज हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दूसरी तरफ ये भी है कि कुआं और खाई की राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रीय अस्मिता की बात है। लेकिन इसके बीच में निर्णय कहाँ अटका है? क्या ये विजय शाह जी हैं जो अड़े हैं? क्या उनकी तरफ से कोई थ्रेटनिंग कॉल है? हालांकि सब काल्पनिक अनुमान है हमारे। क्या स्थिति है? मामला जटिल है, पेचीदा है और इस समय काफ़ी उलझी हुई स्थिति में है। क्या न्यायालय इसे सुलझाएगा? ये बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। आगे नमस्कार।